ओके डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने मॉडर्न हिस्ट्री का इस सीरीज चालू किया है, जो आज मेरा सेकेंड डे है। तो आज हम चालू करेंगे भारत में डचों का आगमन। तो देखेंगे भारत के डचों का आगमन में क्या रहा, कैसा यहाँ पर आते हैं, उसके बाद कहाँ कहाँ कंपनी अपन खोलते हैं, और उसके बाद कैसे यहाँ से विदाई होते हैं, कैसे यहाँ से फिर जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम। तो चलिए देखिए, इससे पहले कि जो हम लोग पढ़े थे पुर्तगालियों के बारे में, तो वह 3 पॉइंट इसमें और ऐड कर लीजिए। जो कि है 1500 ईस्वी में क्या होता है कि दूसरा पुर्तगाली भारत में आता है। उसके बाद 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत लौट कर आता है और भारत में, और एक संत थे जो कि धर्म प्रचारक, वो भी आए भारत में। ये 3 पॉइंट जो है ऐड कर लीजिए। जो प्रसिद्ध संत हैं, जीविस संत जिसका नाम है जेवियर, जो कि भारत आते हैं 1543 में, और 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत लौट कर आता है, और 1500 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाली जो कि पेड्रो अल्वारेज केब्रल जिसका नाम है, वो भारत में आता है। और उसके बाद देखते हैं कि जो भी कंपनी भारत में आते हैं तो उनकी स्थापना का क्रम क्या रहता है। तो देखिए, जिसे स्टैट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो पुर्तगाली कंपनी है, उसकी स्थापना 1498 में होता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश का है वो 1599 में उसकी स्थापना होता है। और बेरिंगडे ओस्ट इंडिया कंपनी जो कि डच के है, वो 1602 ईस्वी में स्थापना होता है। और डेन ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क, इसकी स्थापना 1616 में होता है। और कंपनी डेस इंडस ओरिएंटल्स फ्रांस का 1664 में स्थापना होता है। और स्वीडिश ईस्ट इंडियन कंपनी, इसकी स्थापना 1731 ईस्वी में होता है। तो इसमें से जो मुख्य रूप से 4 है, इसी के प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि पुर्तगाल, ब्रिटिश, डच और फ्रांस, ये 4 जो है इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और देखिए, तो यहाँ से शुरू करते हैं भारत में डचों का आगमन। तो देखिए, जो डच हैं, तो डच कहते हैं हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी को, वहाँ के निवासी को बोलते हैं डच। और डच जब यहाँ पर भारत आते हैं 1596 में, तो प्रथम जो यात्री हैं, जो प्रथम निवासी हैं वहाँ के, वो नाम है कार्नेलिस डी हाउटमैन, जो कि 1596 ईस्वी में आते हैं और भारत के मछलीपट्टनम में अपना प्रथम फैक्ट्री स्थापना करते हैं। देखिए, डच हैं वो हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी, हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी को बोलते हैं डच। इसके बाद जब यहाँ भारत में आते हैं तो मछलीपट्टनम में अपना प्रथम कारखाना स्थापित करते हैं। कारखाना का मतलब ये नहीं है कि वहाँ उत्पादन स्थान है, बल्कि कारखाना का मतलब है गोदाम उस समय के लिए, जो कि भारत से अनेक जगह से वस्तु खरीद कर और वहाँ पर इकट्ठा किया जाता था, और वहीं से फिर यूरोप में ले जाकर वहाँ से उसका विक्रय होता था। तो देखिए, उसके बाद होता है मछलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री। मछलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना होता है। उसके बाद इसकी स्थापना कब होता है? 1605 ईस्वी में। अभी पीछे हम देखे हैं कि डच कंपनी का स्थापना 1602 ईस्वी में होता है। बेरिंगडे ओस्ट इंडिया उसका नाम था।
और 1602 ईस्वी में स्थापना हुआ। और 1605 में यहाँ पर भारत में प्रथम फैक्ट्री क्यों वहाँ पर शुरू होता है। और जो यह कंपनी होता है, आपको बता दें कि जो डच का कंपनी है वह संयुक्त पूंजी पर आधारित कंपनी है। इसका कहने तात्पर्य हुआ कि वहाँ पर मैंने एक से अधिक आदमी मिलकर इस कंपनी का स्थापना किया था। तो आगे हम लोग इसमें थोड़ा अलग इसमें विभिन्नता देखेंगे कि यहाँ पर जैसे ये है संयुक्त पूंजी पर आधारित जो कंपनी है यहाँ पर। तो आगे देखेंगे जैसे ब्रिटिश आते हैं, ब्रिटिश कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, वह पूर्णतः निजी कंपनी थी। और जो फ्रांस का आता है वह पूर्णतः सरकारी कंपनी है। तो वही यहाँ पर अंतर दिखाई देगा। यह संयुक्त पूंजी जो भी वर्तमान जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय कोई कंपनी है, जैसे उसकी स्थापना होता है, जैसे उसी तरह की यह जो है अभी जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनी है उसको पूर्वज इसको कह सकते हैं, ये पूर्वज है। और इसी का जो विकसित रूप है वो अभी देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनी है। तो यहाँ पे ये भी नोट कर सकते हैं हम कि डच कंपनी संयुक्त पूंजी पर आधारित कंपनी थी, जिसकी स्थापना पहले ही बता दी है इसकी 1602 ईस्वी में होता है। देखिए तो यहाँ पर जो भारत में आते हैं जो कंपनी है, जो कंपनी के जो भी अधिकारी हैं वह जो भारत में स्थित है वह अपने कोई मातृ देश यानी अपना जो नीदरलैंड है वहाँ से कोई उनका कोई माने वहाँ से कोई कनेक्ट नहीं है बल्कि यहाँ इंडोनेशिया में वाटविया के इंडोनेशिया के एक जगह के नाम है वाटविया, वहीं पर इनका माने वहीं से संचालित होता था ये कंपनी, यहाँ के जो भी अधिकारी हैं। तो ध्यान देने योग्य बात है। और इसके बाद में यहाँ क्या होता है कि 1610 ईस्वी में पुलिकट में एक बंद किले का निर्माण करवाया। देखिए 1610 ईस्वी में क्या होता है कि एक किला बंद डच फैक्ट्री की स्थापना होता है, कहाँ? पुलिकट में। और पुलिकट का गोल्ड्रिया के पुलिकट में स्थापना होता है 1610 ईस्वी में। पुलिकट जो है वो गोल्ड्रिया के पुलिकट में होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं गोल्ड्रिया के पुलिकट में 1610 ईस्वी में डच फैक्ट्री स्थापना होता है। किला बोले, बस्ती बोले या कंपनी बोले, इन सभी का मतलब उस समय वही होता है। तो 1610 ईस्वी में गोल्ड्रिया के पुलिकट में एक बंद किले या बंद फैक्ट्री का किले बंद जो होता है, जो माने एकमात्र किला बंद किला किया जाता था ताकि मैंने कोई बाहर से आ ना सके, ऐसा होता था। तो जो एक मैंने 1610 ईस्वी में उसकी स्थापना हुआ था। और 1627 में क्या हुआ कि औरंगजेब द्वारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा में व्यापार करने का अनुमति मिलता है। तो 1627 में बंगाल में देखिए यहाँ थोड़ा गलती हो गया, 1627 में जब डच यहाँ आते हैं तो 1627 में क्या होता है, बंगाल के पिपली स्थान है फैक्ट्री का स्थापना होता है। देखिए 1627 में क्या होता है, बंगाल के पिपली में फैक्ट्री स्थापना होता है।
और 1664 में जो अभी बोले थे कि औरंगजेब द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने के लिए, अपना फैक्ट्री स्थापित करने के लिए अनुमति मिला। तो औरंगजेब से इसको स्थापना में कंपनी स्थापना करने के लिए 1664 में औरंगजेब द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 1664 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार के लिए अनुमति मिला। देखिए इतना क्या होता है कि 1596 में यहाँ नहीं लिखा है। 1596 में एक कार्नेलिस डी हाउट नामक एक व्यापारी आता है जो डच था और भारत में आता है 1596 में। और यहाँ आने के बाद 1605 में यहाँ पर मछलीपट्टनम में अपना फैक्ट्री स्थापना करता है। उसके बाद 1610 में क्या होता है कि गोल्डरिया के पुलिकट में एक बंद कारखाना स्थापित होता है। तो उसके बाद 1627 में बंगाल की पिपली में फैक्ट्री स्थापना होता है। और 1664 में औरंगजेब द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने के लिए अनुमति मिलता है। उसके बाद जो यहाँ पर कंपनी थी उसके एक 17 सदस्यीय बोर्ड होता था। आप आगे देखेंगे कि जैसे जैसे ब्रिटिश का कंपनी थी उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता था, बोर्ड ऑफ कोर्ट भी बोलते हैं। तो उसी की तरह यहाँ पर एक 17 सदस्यीय बोर्ड होता था जो कि भारत में जो कंपनी थी उसके अंतर्गत जो भी निर्णय होता था वही बोर्ड लेता था। तो यहाँ लिख सकते हैं 17 सदस्यीय बोर्ड थी, 17 सदस्यीय बोर्ड थी। और उसके बाद आगे चलकर जब यहाँ पर रहते हैं तो उनको अंग्रेजों से, ब्रिटिशों के द्वारा उनका मतभेद होता है, यानी व्यापार के लिए आपसी प्रतिस्पर्धा बढ़ता है, जिसकी वजह से कारण होता है कि 1759 में जब बंगाल का विजय होने लगता है अंग्रेजों के द्वारा, तो उसी क्रम में डचों को ब्रिटिशों द्वारा पराजित किया जाता है। तो 1759 में एक बेदरक युद्ध नाम से जाना जाता है। उसी बेदरक युद्ध में डचों पूरी तरह से पराजित हो जाते हैं। उसके बाद भारत से उनका विदाई हो जाता है। तो देखिए यहाँ से मिटाते हैं। एक और मिटा देते हैं। 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में अंग्रेज से पराजित होते हैं। 1759 में बेदरा के युद्ध में बेदरा के युद्ध में अंग्रेज से डच ने पराजित हुए। उसके बाद यहाँ से उनका विदाई होता है। उसके बाद देखिए भारत से नक्शा है
तो इसको बोलते हैं मालाबार तट यहाँ पर, और इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। तो यहाँ पर आता था डच, यहाँ पर आते पुर्तगाली, और यहाँ पर है डच। जब यहाँ पर है तो जो पहले पुर्तगाली मसाला पर सबसे अधिक ध्यान देते थे, तो वहीं जब डच आए तो इन्होंने वस्त्र पर अधिक ध्यान दिया। और भारत में क्या हुआ कि भारत में वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय जाता है। देखिए क्या है, भारत में यहाँ पर सबसे पहले डचों ने वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाया। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है कि यहाँ अंग्रेज ने किया। अंग्रेज भी व्यापार करते थे कपड़े का, वस्त्र का, लेकिन सबसे पहले और सबसे अधिक जो कहा जाता है शुरू में डचों के किया गया, और उसी को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रचार प्रसार किया गया, तब जाकर फिर यहाँ पर अंग्रेज आते हैं। तो यहाँ यही ध्यान रखना है कि डचों ने भारत से वस्त्र को निर्यात के वस्तु बनाया, सबसे अधिक उन्होंने वस्त्र पर ध्यान दिया, जबकि यहाँ पुर्तगाली शुरू में आए थे तो मसाला पर अधिक ध्यान दिए। तो ये बात याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर जब आए कि इस कोरोमंडल पर आए, बोलते हैं कोरोमंडल पर डच आए, और जो पुर्तगाली आए थे उसको बोलते हैं मालाबार तट। ये तट का नाम है मालाबार तट। तो इतना लगभग पूरा हो गया कि डचों के बारे में इतना काफी है। तो अगर अच्छी वीडियो लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपको छोटी छोटी वीडियो बनाकर दी जा रही है ताकि आप आसानी से देख सकें। थैंक यू।